हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन और आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे और क्या लिख के आना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो हमारा जो ये सीरीज चल रहा है क्लास 12th का चैप्टर 1, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? ये फोर्स के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है। जैसे हमने हेडिंग यहाँ पे लगा रखा है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। इसके लिए अगर एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछ दिया कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स, तो उसको कैसे लिख के आना है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। आइए, सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स ये हमको बताता है कि मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, उसमें ढेर सारे चार्ज मौजूद हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे चार्ज मौजूद हैं। तो एक चार्ज पे जो उसमें से ढेर सारे चार्ज हैं, मान लीजिए उसमें n चार्ज हैं, तो उसमें जो एक चार्ज होगा, एक चार्ज पे सारे फोर्स लगाएंगे, दूसरा चार्ज होगा उस पर भी सारे फोर्स लगाएंगे, ऐसे ही सारे पर्टिकुलर चार्जेस पे रिमेनिंग जो चार्ज होंगे वो फोर्स लगाएंगे। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा, किसी पे भी आप निकालें, किसी एक चार्ज पे रिमेनिंग अदर चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स होगा वह फोर्स वेक्टर सम से निकाला जाएगा। फोर्स के वेक्टर सम को करके इस फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। और ये भी ये बताता है कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वह फोर्स अनअफेक्टेड होगा किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे ये चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2। अब ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक। तो अब मान लीजिए कि एक तीसरा चार्ज है यहाँ आ गया Q3, Q3 भी लगाएगा इस पे। लेकिन जब Q3 लगाएगा Q2 पे, तो ये जो F21 है ये अनअफेक्टेड होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, नेट फोर्स में भले से बदलाव आ जाए, लेकिन इसके इस F21 पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर से रिपीट करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? यह हमको एक आइडिया देता है कि किसी भी सिस्टम में ढेर सारे चार्ज मौजूद हैं, तो उन पे किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? वेक्टर सम, फोर्सेस के वेक्टर सम को हम लोग के हेल्प से ये नेट फोर्स निकाला जाएगा। और किसी एक चार्ज पे जो फोर्स है किसी अदर चार्ज की वजह से वो अनअफेक्टेड होगा, जो उस सिस्टम में कोई और चार्ज आ जाता है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे। पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इसका, आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा अगर ऐसा आता है तो तो इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन इफ अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, the superposition principle states that the superposition principle states that the superposition principle states that when a number of charges are interacting, when a number of charges are interacting, then net force on any given charge will be vector sum of all the forces, then the net force on any given charge will be vector sum of all the forces acting to that charge.
acting to that charge. और इसके बाद the force on the force on the force on any charge, the force on any charge is unaffected. Charge is unaffected. The force on any charge is unaffected by the presence of other charges. By the presence of other charges मतलब वही जैसे हमने समझाया कि अगर ये हमने एक अरेंजमेंट बना रखा है, जैसे कि यहाँ देखिए चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो ये सिस्टम में हमने केवल 3 चार्ज लिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ये Q1 पे Q2 लगा रहा है फोर्स F12, तो ये जो F12 है, मान लीजिए कि ये जो चार्ज आ गया Q3, इस Q3 की वजह से ये जो F12 फोर्स है ये अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। जैसे ये फोर्स लग रहा था, तीसरा आ गया, तो तीसरे की वजह से F12 अफेक्ट नहीं होगा। तो ये डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने हैं। और बोला जाए कि अगर सिस्टम में कोई एन चार्ज है, मान लीजिए कैपिटल एन चार्ज किसी सिस्टम में मौजूद है, तो पूछा जाए कि किसी एक चार्ज पे बताइए, एथ चार्ज पे पूछ दिया जाए कि एथ चार्ज पे आप क्या करिए, नेट फोर्स निकाल के दिखाइए, तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, उसके लिए आपको डिराइव करना होगा, मैं अभी बताता हूँ। तो पहले ये समझिए कि ये वेक्टर सम क्यों कह रहा है, कि जो मान लीजिए कि ये 3 चार्जेस हैं, पहले समझ लेते हैं। ये Q1 है, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, और ये Q2 है, इसका R2 है, Q3 R3 है। सिस्टम में हमने 3 चार्जेस लिए हैं। ये जो फोर्स लग रहा है F12, ये Q1 पे लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से इधर। और ये जो F13 लग रहा है, ये 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, Q3 पे, ये इधर। तो इस Q1 पे फोर्स लगाने वाले 2 चार्ज हो गए, Q2 और Q3। तो Q2 की वजह से ये फोर्स है, Q3 की वजह से ये फोर्स। तो इन दोनों का हमने टेल टू टेल ज्वाइन है, पैरेललोग्राम बना के नेट फोर्स F1 कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर सम ही क्यों ये किया जाता है। जैसे ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कि ये चार्ज है Q1, ठीक है, और ये चार्ज है Q2, और ये चार्ज है Q3। ये इनकी वैल्यू मान लो 2 माइक्रोकुलम है, 5 माइक्रोकुलम है, और इनकी वैल्यू है -3 माइक्रोकुलम। ऐसे इनकी वैल्यूज़ हैं। तो इस पे फोर्स देखते हैं, ये वाला फोर्स इस पे किधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इस पे इधर लगाएगा, ये वाला किधर लगाएगा, ये वाला भी इधर लगाएगा, ये अपनी तरफ लगाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। और मान लीजिए कि एक और है, एक और चार्ज हो जाता है इधर, ये Q4, ये 5 माइक्रोकुलम, ये वाला तो इधर लगाएगा, इस पे ये इधर लगाएगा। अब क्या होगा, ये तो जुड़ रहे हैं, और अब हम लोग वेक्टर सम नहीं करते तो नेट फोर्स कैसे निकालते, इसका 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 जोड़ देते हैं, लेकिन ये तो जुड़ नहीं रहा है, ये कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा इनके इफेक्ट को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे अगर वेक्टर सम हम करेंगे तो इनके डायरेक्शन को अलग लेंगे, इनके डायरेक्शन को अलग लेंगे, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट फोर्स दे देगा। इस वजह से हम लोग वेक्टर निकालते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं, तो जहाँ पे एक डायरेक्शन में होंगे उनको ऐड कर लेगा वो वेक्टर, और जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होगा उनको सब्ट्रैक्ट कर लेगा। यही वजह है कि उनको हम लोग वेक्टर सम करते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं कि किसी सिस्टम पे अगर n चार्ज मौजूद है तो उनमें किसी एक चार्ज पे जो फोर्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर a system, let us consider a system having
कैपिटल एन चार्ज पार्टिकल्स। हमने एक सिस्टम एज्यूम कर रखा है जिसमें कितने चार्ज हैं, कैपिटल एन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसमें जो Q1 चार्ज होगा, उस Q1 चार्ज पे जो पहला चार्ज होगा उस पे हम लोग नेट फोर्स निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो जैसे ये देखिए 3 चार्ज का सिस्टम है, तो इसमें F12 है, F13 है, ऐसे ही F14, F15, F16 और F1n तक जाएगा। तो पहले हम देखते हैं F12 क्या आएगा। F12 क्या है, ये Q1 पे Q2 चार्ज की वजह से। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग F12। इनको कैसे लिखा जाएगा, तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जानते हैं फोर्स को कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये किसके किसके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में है। तो Q1 Q2 और उन दोनों जो चार्ज हैं इनके बीच की दूरी क्या है, R12 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ऐसा है, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ये R12 कैप। ठीक, फिर ऐसे ही F13, ये जो फोर्स है इसके लिए अगर हम लोग लिखें, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये इसको के भी लिखा जाता है कहीं किसी किताब में। तो ये किसके किसके बीच में है, 3 और 1। तो Q1 Q3 R13 स्क्वायर R1 ये 3 कैप। ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट करके जो nth चार्ज होगा वो भी 1 पे फोर्स लगाएगा, nवां चार्ज। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, F1n, 1 पे nवां, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये तो पर्टिकुलर चार्ज की वजह से 1 पे फोर्स है, हमको नेट फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट फोर्स किस पे, 1 पे। तो ऐसे लिख देते हैं F1। ठीक है, F1 क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं, F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F1n प्लस F1n। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर दे और इनकी वैल्यूज जो हैं ये पर्टिकुलर इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ऊपर लिखते हैं, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम रिमेनिंग एक्सप्रेशन को ऊपर नोट डाउन करते हैं। पॉज करिए जल्दी से। ठीक, अब इनकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो F1, ठीक, F12 की वैल्यू क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस F13 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 प्लस ऐसे ही आगे n के लिए लिख देते हैं Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या क्या कॉमन आ रहे हैं उनको हम बाहर कर लेते हैं, इनको हम लोग समेशन के फॉर्म में
लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, इनको बाहर कर लिया। Q1 कॉमन है, Q1 कॉमन है, ठीक है। और क्या बचे रिमेनिंग जो है, Q2/R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3/R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn/R1n स्क्वायर R1n कैप, ठीक है। Q1 4 पाई एप्सिलॉन 0, इनको समेशन के फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे समेशन? पहले देखिए वेरी क्या कर रहा है, 1 1 1, ये तो कांस्टेंट रह रहा है। वेरी क्या कर रहा है, 2 3 4 5 ऐसे n तक। तो जो वेरी कर रहा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिख देते हैं। तो ये QI, ठीक है। 1 वेरी नहीं कर रहा है, 1 हर जगह, ये सब्सक्रिप्ट में जो पहला टर्म आ रहा है 1, ये तो सब में रह रहा है, तो 1। 2 की जगह I, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी सेम 1I कैप, ठीक है। अब I कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, I 2 से कहाँ तक, n तक। तो I बराबर क्या, 2 से ले करके n तक। तो ये हमारा आ गया बच्चों, किसी एक चार्ज पे जो पहला चार्ज है Q1, उस पर नेट फोर्स निकालने के लिए ये क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अगर पूछे कि सिस्टम में n चार्ज मौजूद हैं, Q1 चार्ज पे नेट फोर्स निकालने का क्या एक्सप्रेशन आएगा, तो ये आएगा। अगर पूछ दे कि सिस्टम में n चार्ज मौजूद है और n चार्ज मौजूद है, तो एथ चार्ज पे निकालिए, एयर चार्ज के लिए एक्सप्रेशन लिखिए। तो एयर चार्ज के लिए लिखना बहुत आसान है, इसी पैटर्न पे आगे हम लोग बढ़ा देंगे इसको। तो एथ पे कैसे लिखेंगे, देखिए एफ ए वेक्टर तो QA 1 है, 1 के लिए एथ के लिए QA 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। समेशन को ऐसे लिख लेते हैं, QI R AI R AI कैप, ठीक है। आई कहाँ से रन करेगा, आई तो 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो आई कहाँ से कहाँ, आई 1 से रन करेगा n तक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आई 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, 5, ए भी जा सकता है। कहीं ए तक टर्म है तो ए भी जाएगा। तो जब ए आएगा तो क्या कोई भी चार्ज अपने से ही खुद पे अपने पे फोर्स नहीं लगाएगा। तो आई क्या नहीं हो सकता, आई ए के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। आई ए के बराबर नहीं हो सकता। आई 1 तक तो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा, लेकिन आई ए नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए, एथ चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा उसके लिए, ठीक। तो बच्चों ये तो यूनिट वेक्टर हैं, इनके टर्म्स में हमने एक्सप्रेशन लिखा। तो कभी कभी ये क्या करता है कि अगर पूछ दे कि पोजीशन जो वेक्टर्स हैं इनके टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या आएगा, ऐसा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हम इसको भी बताते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर ऐसा पूछ दिया कि ये जो पोजीशन वेक्टर हैं इनके टर्म्स में ये एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज कर दीजिएगा। एक्चुअल में आपको लिखना तो यही है, अगर वैसा पूछा जाता है तो देखिए यहाँ पे हम लोग वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे इसमें क्या चेंज आएगा, यहाँ अगर आप यहाँ भी लिख लिए इतना है तो इसके बाद थोड़ा सा बस चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए पहले आर
ए आई, यहाँ से देखिए जैसे अगर हमको क्या लिखना है, आर ए आई, जैसे 1 के लिए लिखे थे हम, ये देखिए, ये जैसे R12, तो R12 ये है, तो इसको लिखना है हमको इनके टर्म में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके हेड में इसका टेल जुड़ा है, तो हम इनको ट्रायंगल लॉ से कैसे लिख सकते हैं, इनको ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं, देखिए इनको जोड़ के इसके बराबर, ठीक है, रिजल्टेंट है। तो R1 वेक्टर किसके बराबर लिखा जा सकता है, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, ठीक है, R12 वेक्टर। तो R12 के बराबर क्या लिखा जाएगा, विच इम्प्लाइज R12 R1 माइनस R2, ये पोजिशन वेक्टर्स आ गए। तो अब हमको क्या लेना है, हमको मॉड लेना है इसका, मॉड ऑफ R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर। अब देखिए ये जो इसका मॉड लेंगे, ये जो वेक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा, ये R12 के बराबर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं R12, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे बच्चों यहाँ पे R12 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर। अब हमको क्या चाहिए, R12 कैप चाहिए, तो R12 कैप चाहिए, तो क्या होगा, R12 जो वेक्टर है ये है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसको क्या कर रहा है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, क्या होगा, उसके मॉड से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये वेक्टर इसका मॉड ये है, मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस मॉड ऑफ R2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे, इसमें जहाँ पे R1 कैप है, R1 कैप की जगह ये पूरा लिखेंगे, और जहाँ पे R12 है वहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही करके उसी सेम प्रोसेस पे हम लोग ऐड करते आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगर इनको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर ये जो एफ ए वेक्टर को, ठीक है, क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन 0 आई फ्रॉम 1 आई नॉट इक्वल्स टू ए से कहाँ तक, एन तक जाएगा, क्यू आई। अब देखिए आर ए आई है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, आर ए माइनस रन चेंज क्या होगा टू आर आई, ये मॉड हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर मिस हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर, फिर आर ए आई की जगह क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर वाला लिखेंगे, ये ठीक है, ये यूनिट वेक्टर वाला, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर ए वेक्टर माइनस आई वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर ए वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन आई फ्रॉम 1 आई नॉट इक्वल्स टू ए से एन। अब ये डिनोमिनेटर है इसका, ये सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और बचेगा क्या, क्यू आई मॉड ऑफ आर ए वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर के पावर 3
और ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा RA माइनस RI वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों ये और ये देखिए, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में है और ये इनके पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा गया है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछता है तो सबसे इजी यहीं तक होगा, आप यहाँ तक करके आइएगा। अगर कहता है कि पोजीशन वेक्टर के टर्म लिखिए तो यहाँ तक करके आइएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें थोड़ा कमेंट किया करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और भी अच्छे से वीडियो बना सकें। धन्यवाद।